हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जो क्लास 11th का बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। स्टूडेंट, इसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे और एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम माउथ से स्टार्ट किए। माउथ में जो फर्स्ट था बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में हम टीथ, टंग, पैलेट और बक्कल कैविटी में पाए जाने वाला सेलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा का सिक्रीशन करता है, उसको भी हमने डीपली स्टडी कर ली। उसके बाद सेकेंड पार्ट था स्टूडेंट फायरिंग्स, फायरिंग्स था। फिर स्टूडेंट था तीसरा ओसोफेगस, ओसोफेगस था। और फिर चौथा हम पढ़े स्टमक, स्टमक। और उसके बाद एक पढ़े पांचवा कंपाउंड स्टमक, जो कि रूमिनेंट्स जुगली करने वाले एनिमल में कंपाउंड स्टमक पाया जाता है, जो एनिमल जुगली करते हैं। कंपाउंड स्टमक इन रूमिनेंट्स एनिमल। रूमिनेंट्स एनिमल में हमने पढ़ा। और पहला बक्कल कैविटी पढ़ा। इतना हम लोग पढ़ लिए स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इन ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग बक्कल कैविटी के साथ साथ फैरिंग्स, ओसोफेगस और स्टमक तक पढ़ लिए हैं। फैरिंग्स, ओसोफेगस और स्टमक, इतना हम पढ़ लिए हैं स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं डाइजेशन की, कि डाइजेशन कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट, डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डाइजेशन एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस होने के कारण डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल के बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। बक्कल कैविटी में हम आप लोग को उदाहरण बताए थे, जब हम रोटी को चबाते हैं तो कई बार चबाने के बाद, लगभग 32 टाइम्स, क्योंकि हम बताए थे कि कोई भी फूड आप इंटेक करें तो उसे लगभग 32 टाइम्स चबाएं। यदि रोटी को आप कई बार चबाएंगे तो देखेंगे कि कुछ देर बाद उसमें जो है स्टूडेंट मीठे का स्वाद आने लगता है। मीठे का स्वाद इसलिए आता है क्योंकि उसमें उसके स्टार्च का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बक्कल कैविटी में स्टार्च का पाचन हो रहा है। तो हम डाइजेशन की बात करें स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट हम पढ़े थे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद दूसरा था स्टूडेंट फैरिंग्स। तो क्या फैरिंग्स में डाइजेशन होता है? हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो फैरिंग्स में क्या डाइजेशन हो रहा है? तो फैरिंग्स हम बताए थे स्टूडेंट कि फैरिंग्स के 3 पार्ट हैं, नाजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स। नाजोफैरिंग्स जो कि डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पार्ट है ही नहीं, क्योंकि नाजोफैरिंग्स नोज में जाके ओपन होता है। उसके बाद दूसरा इसका था ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो कि फूड को केवल निगलने का काम करता है, स्वेलोइंग का काम करता है। फूड को, जो हम फूड को इंटेक करते हैं, उसे केवल निगलने का काम करता है। फैरिंग्स का सेकेंड पार्ट ओरोफैरिंग्स, और फूड को ओसोफेगस तक पहुंचाता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसके 3 पार्ट थे। नाजोफैरिंग्स था, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ही नहीं था। दूसरा था ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स ये डाइजेशन सिस्टम का पार्ट था, क्योंकि ये फूड को ले जाके कहाँ,
ओसोफेगस में ओपन हो रहा था, ओसोफेगस में फूड को पहुंचाने का काम कर रहा था। तीसरा था लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स था, तो लैरिंगोफेरिंक्स हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके ओपन होता है। तो ये था फेरिंक्स, अर्थात फेरिंक्स में कोई डाइजेशन नहीं होता। तीसरा था स्टूडेंट ओसोफेगस, ओसोफेगस। तो क्या ओसोफेगस में डाइजेशन होता है? तो स्टूडेंट हमने लिखवाया भी था, पॉइंट आपको दिए थे नोट में कि ओसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता, ओसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ओसोफेगस एक फूड पाइप है, एक ऐसी नली है जो कि केवल जब हम बक्कल कैविटी में फूड को इंटेक करते हैं उसके बाद वो फूड जो है टीथ के द्वारा क्रशिंग हो जाने के बाद वह बाउल्स के रूप में चेंज हो जाता है। और बाउल्स के रूप में चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले सलाइवा उसमें मिक्स हो जा रहे हैं, तो उसे एक बाउल्स का रूप दे दे रहे हैं। वो बाउल्स फेरिंक्स के द्वारा भेजा जा रहा है ओसोफेगस के पास, और ओसोफेगस केवल फूड को खिसकाने का काम करता है और खिसका के जो है फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। अर्थात ओसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। ओसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। जब ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं हो रहा है, फेरिंक्स में कोई डाइजेशन, फेरिंक्स तो एक कॉमन पैसेज है, एक कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे फूड और एयर दोनों एक साथ फेरिंक्स से ही होके क्रॉस होते हैं। और बक्कल कैविटी में हम देख रहे थे कि स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, जबकि फेरिंक्स तो एक कॉमन पैसेज है जहाँ पे फूड और एयर दोनों एक साथ जाके पास हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। इसके तीन पार्ट, नाजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स। नाजोफेरिंक्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ओरोफेरिंक्स जो है ये पार्ट है क्योंकि ये फूड को ओसोफेगस तक पहुंचाता है। लैरिंगोफेरिंक्स जो है ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके ओपन होता है। तीसरी बात करें हम ओसोफेगस की, तो ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता क्योंकि ओसोफेगस फूड को केवल खिसकाने का काम करता है, बोलस को खिसकाने का काम करता है और पेट में जाके, स्टमक में जाके उसको गिराता है। और जिस पॉइंट पे गिराता है, स्टमक का जो पॉइंट ओसोफेगस से मिलता है वो पार्ट होता है कार्डिक। इसलिए ओसोफेगस और स्टमक के बीच एक वाल्व होती है जिसका नाम है गैस्ट्रो ओसोफेगल इंस्पेंसिटर और कॉर्डिक इंस्पेंसिटर। और हमने बताया था ओसोफेगस में स्टूडेंट कि ओसोफेगस की जो लाइन होती है, लाइन जो इसकी होती है वो स्क्यूमस इपिथीलियम की बनी होती है। इसलिए क्योंकि स्क्यूमस इपिथीलियम से म्यूसिन का सिक्रेशन होता है, और म्यूसिन का सिक्रेशन इसलिए होता है ओसोफेगस में जिससे बाउल्स आसानी से, म्यूसिन एक चिकना पदार्थ सबस्टेंसेस होते हैं जिससे बाउल्स आसानी से, फूड आसानी से स्टमक तक जा सके। तो ये बात थी स्टूडेंट तीसरा ओसोफेगस तक। अब हम बात करते हैं स्टमक, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और दो प्रकार के स्टमक पढ़े हैं, एक कंपाउंड स्टमक और एक जो है स्टमक ह्यूमन बीइंग का। तो अब हम ह्यूमन बीइंग की केवल बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग में जो स्टमक था, स्टमक, और स्टमक के तीन पार्ट थे, कार्डिक था, फुंडुस था और पाइलोरिक था। कार्डिक, फुंडुक, पाइलोरिक हमने बनाया था स्ट्रक्चर भी स्टमक का। ये था, और ये जो था ओसोफेगस था, ओसोफेगस, और यहाँ पे इसके इंस्पेंसिटर होते हैं, इसी को कहते हैं कॉर्डिक इंस्पेंसिटर। कॉर्डिक इंस्पेंसिटर है ये। और स्टूडेंट ये जो इसके पार्ट थे, कार्डिक, फुंडस, पाइलोरिक पार्ट, और यहाँ पे
जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता है तो यहाँ पर भी एक स्पेंसिटर पाया जाता है जिसका नाम था पाइलोरिक स्पेंसिटर। पाइलोरिक स्पेंसिटर था। तो स्टमक में जो है डाइजेशन होता है, क्योंकि स्टमक में क्या होता है स्टूडेंट, जब बाउल्स जाके स्टमक में फॉल होता है, गिरता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से वो फॉल होता है। जैसे ओसोफेगस से बाउल्स आया तो स्टमक में गिरना स्टार्ट हुआ, तो स्टमक में ऐसे एक के ऊपर एक गिरता चला जाता है। इस प्रकार से फूड जो है स्टमक पे जाके गिरता है, इसलिए आपको कुछ देर बाद फील होने लगता है कि हमारा स्टमक फूड से भर चुका है। यदि फूड गिरता रहता और डाइजेशन होता रहता तो कभी आपको फील ही नहीं होता। इसलिए जब तक आप खाना खाते रहते हैं तब तक स्टमक में जाके बाउल्स के रूप में फूड गिरता रहता है और उठता रहता है। जब आपको फील होता है कि अब हम खाना नहीं खा सकते या हम फूड को इंटेक नहीं ले सकते, उसके बाद स्टूडेंट जो है इस बाउल्स में गैस्ट्रिक एंजाइम जो कि किसमें पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, वो बाउल्स में मिक्स होता है। बाउल्स में मिक्स होता है गैस्ट्रिक एंजाइम, और मिक्स इस प्रकार से होता है जैसे कि ऐसे इसको मिला दिया जाए, ऐसे इस प्रकार से मिक्स हो जाता है और सारे बाउल्स को एक कर देता है। ऐसे से मिला के गैस्ट्रिक एंजाइम इसमें मिल जाता है, और गैस्ट्रिक एंजाइम मिलने के कारण गैस्ट्रिक एंजाइम का काम क्या होता है स्टूडेंट, कि हमारे जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो फूड के साथ मालूम नहीं कितने बैक्टीरिया, कितने स्मॉल माइक्रो एनिमल, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमारे स्टमक के अंदर बाउल्स के साथ चले जाते हैं। तो जब इसमें गैस्ट्रिक एंजाइम मिलते हैं तो गैस्ट्रिक एंजाइम इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबको किल कर देते हैं, उन सबको किल करते हैं। गैस्ट्रिक एंजाइम के द्वारा सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। उसके बाद जब बैक्टीरिया किल हो जाते हैं तब यहाँ पे डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टूडेंट कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, अर्थात एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि पूर्ण रूप से कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत को कहते हैं, और बड़ी आंत में अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, और रेक्टम से ही जुड़ा होता है अनस, और उसके बाद रेक्टम के द्वारा बाउल मूवमेंट कर जाता है, एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है आउटसाइड बाहर। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, अर्थात स्मॉल स्टार्च का पाचन बक्कल कैविटी में हुआ, फिर फेरिंग्स में कोई पाचन नहीं, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है। ओसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता, ओसोफेगस बस बाउल्स को खिसकाने का काम करता है। उसके बाद स्टमक में डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। स्टमक में सारे गैस्ट्रिक एंजाइम और जो है इसमें मिक्स होते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। उसके बाद स्टमक धीरे धीरे बाउल्स को जो है किस में पहुंचाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा फूड जो है पास आउट हो जाता है एनस के थ्रू आउटसाइड बाहर। तो ये था पूरी एलिमेंट्री कैनाल के एक समरी स्टूडेंट, जिसे हमें पढ़ना था और हमने स्टमक तक पढ़ भी लिया है। अब हमें कंप्लीट डाइजेशन जहाँ होता है वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का, छोटी आंत, जिसे पढ़ना है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे,
फिर एनस पढ़ेंगे जिससे हमारा एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म हो जाएगा। फिर हम एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड पे चर्चा करेंगे, जिस पे हमें काफ़ी ग्लैंड मिलेंगी। जैसे लीवर भी एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लीवर ही होती है। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड हम लोग पढ़ ही लिए हैं, जो कि हमारे बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड पाई जा रही थी। तो सैलिवरी ग्लैंड में हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट कि सैलिवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड थे। कौन कौन? सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरेटॉइड ग्लैंड और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। ये सब 1 पेयर के होते हैं, अर्थात 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे ही ये चैप्टर एंड होता है स्टूडेंट, तो हम एक लेक्चर लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ओनली 1 क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज एग्जाम्पल ऑफ नीट के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो क्वेश्चन आने वाले हैं, हम उनको आप लोग को बताएंगे। केवल उस दिन टोटल क्वेश्चन कराएंगे और आपको क्वेश्चन खुद सामने यहाँ हम देंगे, आप खुद उस पर जो है टिक करिएगा। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन है। तो हमने बताया था, एक आपको ऑर्डर भी दिया था अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, हमने ऑर्डर भी दिया था। उसमें हमने बताया था पैरेटॉइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, उसके बाद सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी मीडियम होती है, और सब लिंगुअल ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। फिर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि पैरेटॉइड ग्लैंड में कौन सी डक्ट होती है। तो पैरेटॉइड ग्लैंड में हमने बताया था एक्सटेंशन डक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। और जैसे कि टंग में, टंग किससे ऐड होता है, किससे जुड़ा होता है, तो टंग हमने लिखवाया था। टंग के पॉइंट में आप जाके देखिएगा कि हमने लिखवाया था टंग कनेक्ट होता है बेस पर फ्रेनुलम से, फ्रेनुलम से टंग अटैच होता है। ये हमने जाके पॉइंट में आपको सबको लिखवाया है और आप जाके उसको देखिएगा ज़रूर। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो एक स्ट्रक्चर था स्टूडेंट, जैसे हमारा था बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स और फेरिंग्स से ओसोफेगस, और ओसोफेगस से हम लोग देख रहे थे कि एक जे शेप्ड स्टमक पाया जा रहा था, एक जे शेप्ड स्टमक पाया जा रहा था। और फिर यहाँ से स्टमक के बाद लेफ़्ट साइड, अपर लेफ़्ट पोर्शन में स्टमक है और राइट साइड में लीवर होता है स्टूडेंट, राइट साइड में लीवर होता है और गॉल ब्लैडर और लीवर, और लेफ़्ट साइड में क्या था? स्टमक था। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये था स्टूडेंट, ये हमारा बक्कल कैविटी था, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में स्टूडेंट ये हमारी ओसोफेगस थी, जो फूड, ओसोफेगस जो बक्कल कैविटी के द्वारा फूड इससे अंदर जा रही है। और यहाँ पे एक इंस्पेंसिटर था, बेंड शेप्ड, इसीलिए यहाँ पे बेंड शेप होता है, जिसे कार्डिक इंस्पेंसिटर कहते हैं। उसके बाद ए स्टमक था, जे शेप्ड स्टमक, आप लोगों ने देखा जे शेप्ड स्टमक था। और जे शेप्ड स्टमक कहाँ पे? ये राइट साइड में लीवर होता है, जो कि एक ग्लैंड है, और गॉल ब्लैडर भी यहीं होता है। उसके बाद हमने बताया था स्टूडेंट, हम अभी एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं।
राइट साइड में लीवर होता है। जब हम ग्लैंड की बात करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, इसको फिर से एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है स्टमक जहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे ओपन होता है ये होता है स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो पार्ट है कार्डिक फुंडस पाइलोरिक, तो यहाँ पे पाया जाता है पाइलोरिक इंस्पेंसिटर। पाइलोरिक इंस्पेंसिटर आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बने हैं, उसमें आप जाके ज़रूर देखिएगा। एनसीईआरटी के बुक में जो ये डायग्राम बने हैं उसमें जाके आप लेबलिंग ज़रूर करिएगा कि कहाँ पे कौन सा इंस्पेंसिटर है, कौन पार्ट कैसे है। तो ये था जो है पाइलोरिक इंस्पेंसिटर। उसके बाद जो ये लूप दिख रही है आपको, एक 7 मीटर लॉन्ग लूप होती है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप। स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो लॉन्ग ल्यूमेन वाली मतलब कि जिसकी ल्यूमेन ज़्यादा मोटी दिख रही है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है। और इसके 3 पार्ट सीकम, कोलन, रेक्टम, और रेक्टम जो है लास्ट पार्ट होता है जिससे ऐड क्या होता है, एनस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था जो है एक रफली डायग्राम जो कि आपको समझाने के लिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पाया जा रहा है। यही पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमारा बक्कल कैविटी से एनस तक होता है, जिसमें हम बक्कल कैविटी भी पढ़े, फेरिंग्स भी पढ़े, ओसोफेगस भी पढ़े और स्टमक भी पढ़े। अब हमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ग्लैंड पे आ जाएंगे। तो हम लीवर को पढ़ेंगे, पैंक्रियाज को पढ़ेंगे, सेलेवरी ग्लैंड पढ़ ही लिए हैं, और भी जो ग्लैंड होंगे उसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो इसे आप देख लीजिए, इसे आप एक रफली डायग्राम ह्यूमन बीइंग का बना लीजिए, जिससे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। कि जैसे जैसे हम पढ़े हैं, यहाँ पे आके गिरता है बाउल्स, और यहाँ पे एंजाइम, गैस्ट्रिक एंजाइम मिक्स होते हैं जिससे बैक्टीरिया किल होता है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और एनएस के थ्रू पास आउट हो जाते हैं आउटसाइड बाहर। ठीक स्टूडेंट, तो ये था। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। आप लोग इसको देख रहे हैं। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी मीटर लंबी होती है और कितना चौड़ा होता है। और हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता ही दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। जो भी हम फूड को इंटेक करते हैं उसमें एक कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इलियम जो होता है लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इलियम की जो वर्ड मीनिंग है वो ILEUM। इलियम जो है स्टूडेंट वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जबकि ILIUM ये जो है बोन का पार्ट है। पेल्विक गर्डिल में पाए जाने वाला बोन को भी इलियम बोला जाता है, लेकिन वर्ड मीनिंग जो है थोड़ा सा एक ILIUM होता है। और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, उसकी वर्ड मीनिंग ILEUM है, जिसे हम नोट में आप लोग को ज़रूर लिखवाएंगे। और एक काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, कई बार इलियम ILIUM करके ऑप्शन में दे देता है और आप इसको क्लिक कर देते हो, लेकिन वर्ड मीनिंग भी वहाँ देखने की ज़रूरत होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, जो आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हमने बताया आप लोग को कि इट इज़ 7 मीटर लॉन्ग।
स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि काफ़ी लंबी होती है, इट इज़ 7 मीटर लॉन्ग होती है एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर वाइड, और जो है 2.5 सेंटीमीटर या चौड़ी होती है, वाइड होती है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन। जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो लार्ज इंटेस्टाइन से लार्जर होती है। आप एक कंफ्यूज में होंगे स्टूडेंट कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो फिर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ, जब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होगी ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्यों इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जा रहा है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ की बात नहीं है, यहाँ पे बात की जाती है ल्यूमेन की। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ए लेंथ बड़ी होती है स्टूडेंट, लेकिन जो इसका ल्यूमेन है, ल्यूमेन मीन्स ए, ये जो ल्यूमेन है बीच का, ये जो ल्यूमेन पाया जा रहा है, ल्यूमेन छोटा होता है। और आप यहीं पर बातों को ध्यान रख लें कि 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की ल्यूमेन होती है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन होती है स्टूडेंट, वो वाइड होती है, चौड़ी होती है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन की ल्यूमेन काफ़ी चौड़ी होती है। तो ये ल्यूमेन की बात हम देखते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए उसे लार्ज बोला जा रहा है क्योंकि उसका ल्यूमेन जो है चौड़ा होता है और लंबाई छोटी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा होता है जबकि ल्यूमेन छोटी होती है। तो ल्यूमेन से हम कंपैरिजन करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन बड़ा होता है इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और इसका ल्यूमेन छोटा होता है इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया यहाँ पे। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है, फिर भी इसे स्मॉल क्यों कह रहे हैं? क्यों लेंथ बड़ी होती है लेकिन ल्यूमेन छोटा होता है। तो इट इज 7 मीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर वाइड होती है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमने वाइड नहीं लिखा, चौड़ाई के बारे में नहीं लिखा, केवल लेंथ के बारे में लिखा कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो इम्पोर्टेंट नोट है ये कि लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर इन डायमीटर बट नॉट इन लेंथ। हमने लिख भी दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ल्यूमेन बड़ा होता है लेकिन लेंथ बड़ा नहीं होता। और इट कंटेन्स 3 पार्ट। पहला है डेडुनम जिसमें ओसोफेगस स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की डेडुनम पार्ट में आके ओपन होता है, डेडुनम। और दूसरा पार्ट है जेजुनम, और डेडुनम का जो शेप होता है वो सी शेप्ड का होता है स्टूडेंट। देखिए हमने लिखा भी है डेडुनम का शेप्ड सी शेप्ड होता है, कई बुकों में यू शेप्ड लिखा है। तो स्टूडेंट आप जो है कंफ्यूजन में मत रहें, सी शेप्ड ही होता है क्योंकि एनसीईआरटी में सी शेप्ड दिया गया है और हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चल रहे हैं इसलिए हम एनसीईआरटी की बातों को मानेंगे। तो डेडुनम का जो शेप होता है वो सी शेप्ड होता है, जबकि जेजुनम लॉन्ग क्वाइल्ड होता है और इलियम हाईली क्वाइल्ड होता है। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। और जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन वो कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यह 7 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर
वाइड होती है, चौड़ी होती है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है, छोटी आंत की जो लेंथ होती है वो बड़ी आंत से बड़ी होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर इन डायमीटर बट नॉट इन लेंथ। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, बड़ी आंत का डायमीटर छोटी आंत से बड़ा होता है, जबकि लंबाई छोटी आंत की बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। यह 3 पार्ट में होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है डेडुनम जो कि सी शेप्ड का होता है। उसके बाद जेजुनम या लॉन्ग कॉइल्ड, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्लेस होता है। और जो इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट कि जेजुनम लॉन्ग क्वाइल्ड होता है। डेथ के समय जेजुनम पार्ट पूरा खाली हो जाता है, एकदम एम्प्टी हो जाता है जब ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है। उसके बाद इलियम जो है लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इलियम जो है हाईली क्वाइल्ड होता है। इलियम हाईली क्वाइल्ड होने के कारण, और इसका जो इम्पोर्टेंट है कि इसकी वर्ड मीनिंग ILEUM है, और यदि ILIUM होता, अभी हम नोट में लिखवा देंगे आप लोग को, ILIUM और बोन का पार्ट होता है पेल्विक गर्डिल जो हमारे इधर पेल्विक जॉइंट होती है ना, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और पेक्टोरल गर्डिल में भी होती है और पेल्विक गर्डिल में भी होती है। तो वहाँ पे एक बोन होता है जिसका नाम है इलियम, लेकिन उसकी वर्ड मीनिंग ILIUM है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इलियम, ILEUM, या हाईली क्वाइल्ड होता है। तब स्टूडेंट अब हम लोग एक एक पॉइंट पे बातें करेंगे। डेडुनम को देखते हैं, फिर जेजुनम को, फिर इलियम को। स्टूडेंट देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट था डेडुनम, जो इट इज़ ए फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डेडुनम, और यह सी शेप्ड का होता है। इट इज़ ए सी शेप्ड, या सी शेप्ड का होता है डेडुनम। और डेडुनम रिसीव करता है हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला जो हिपैटिक डक्ट जो है हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला होता है, और एक ग्वाडेड होता है एक इंस्पेंसिटर से, ठीक है, जिसे हम आप लोग को बाद में बताएंगे इसके बारे में। अभी आप इतना जानिए कि डेडुनम का काम क्या है। इट इज़ ए फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, या सी शेप्ड का होता है, और ये रिसीव करता है हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला को। दूसरा पार्ट है जेजुनम। इट इज़ मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आप इसे खुद लिख सकते हो। और इट इज़ ग्रेटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, ग्रेटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज़ ऑलवेज एम्प्टी, और यह हमेशा खाली हो जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ के समय में जेजुनम पार्ट जो है वो पूर्ण रूप से एम्प्टी हो जाता है, और सारा जो है फूड किस में चला जाता है, इलियम में चला जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो एक बहुत छोटे छोटे नोट्स में आप लोग को बताया गया कि इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डेडुनम। इट इज़ सी शेप्ड, और यो शब्द मत कहिएगा, इट इज़ सी शेप्ड। द डेडुनम रिसीव्ड हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। जेजुनम, इट इज़ मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ ग्रेटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ ऑलवेज एम्प्टी एट द टाइम ऑफ डेथ। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, इलियम। इलियम हम देखते हैं, जिसकी वर्ड मीनिंग ILEUM है, इलियम की। और इलियम में कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप लोग को बताना है। जैसे इलियम का वर्ड मीनिंग वाला हमने आपको बता दिया कि ILIUM जो है वो किसका पार्ट होता है, वो पार्ट होता है स्टूडेंट पेल्विक गर्डिल का। इलियम ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का इज लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ
स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि द टर्म इलियम इज एसोसिएटेड विथ स्केलेटन सिस्टम, ILIUM, द टर्म इलियम इज एसोसिएटेड स्केलेटन सिस्टम। और किसका बोन होता है, हमने बताया पेल्विक गर्डिल का बोन होता है, एंड बोन ऑफ पेल्विक गर्डिल। एंड बोन ऑफ पेल्विक गर्डिल। एक बेस डिफिनेशन था इलियम का, जो कि लोअर मोस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और द इलियम इज एसोसिएटेड विथ स्केलेटन सिस्टम एंड बोन ऑफ पेल्विक गर्डिल। उसके बाद स्टूडेंट इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट हैं, नोट 1 और नोट 2। इसमें आपको कई इम्पॉर्टेंट नोट देना है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट आज हम यहीं तक देखेंगे। इस लेक्चर में इलियम का एक बेस हम डिफिनीसन देखे हैं। अगले लेक्चर में जो है हम कंटिन्यू करेंगे इलियम के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ, और जो है हम लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस को पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल एक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टूडेंट NCERT, जो 11th की NCERT है, 11th की NCERT, वो लाइन बाय लाइन देखेंगे कि NCERT क्या कह रहा है। और जब आप इस प्रकार से डीपली नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक बार NCERT की रीडिंग ज़रूर लगाइएगा स्टूडेंट, और हम खुद लाइन बाय लाइन NCERT को क्लियर करेंगे। तब आप देखिएगा NCERT कितनी इजी लगेगी आपको, और कितने पॉइंट ऐसे आपको मिलेगा जो कि NCERT में नहीं दिया गया है। NCERT में वो पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने वो पॉइंट आप लोग को दिया है इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट जैसे एग्ज़ाम में ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं। NCERT एक बेस, NCERT के सीक्वेंस पे हम चल ही रहे हैं, और NCERT आपका एक बेस बुक है, इसलिए इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बाद NCERT में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में क्या क्या दिया गया है, उसे हम एक लाइन बाय लाइन NCERT को क्लियर करेंगे। लेकिन यदि आप इसको पढ़ के, नोट्स को पढ़ के आप NCERT पढ़ेंगे तो NCERT आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, कंटिन्यूटी बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।